Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 1, the legislature and the executive. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with union executive. So, Union Executive comprises of President, Vice President, Prime Minister and Council of Ministers. किन्हें कहते हैं बेटा हम यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. लेट अस लर्न इन डिटेल. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को. तो पहले पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट को. तो बेटा प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है वो बहुत ही ऑनर वाली होती है, बहुत ही डिग्निटी वाली होती है. द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दैट ऑफ हाईएस्ट ऑनर एंड डिग्निटी. हाईएस्ट ऑनर और हाईएस्ट डिग्निटी की पोजीशन होती है प्रेसिडेंट की. ये जो इमेज है ये द्रौपदी मुर्मू का है. ये अभी हमारी करंट प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन सी प्रेसिडेंट है? 15th प्रेसिडेंट है. ठीक है, द्रौपदी मुर्मू द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है यूनियन की वो इनके पास होती हैं. जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं वो इन्हीं के नेम पे लिए जाते हैं. ठीक है, ये हेड होती हैं स्टेट का. स्टेट यहाँ पर कंट्री की बात हो रही है. ठीक है, स्टेट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंट्री को. तो ये ही भी हो सकती हैं, शी भी हो सकती हैं, और ही शी जो भी हैं ये क्या होंगी? हेड ऑफ द स्टेट. हमारे आर्म्ड फोर्सेस का, डिफेंस फोर्सेस का जो तीनों फोर्सेस होती हैं वो आर्म्ड हो, मतलब आर्मी हो, मिलिट्री हो, नेवी हो, इनके सुप्रीम कमांडर कौन ही होते हैं? प्रेसिडेंट. सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. ये इंडिया की फर्स्ट सिटीजन होती हैं. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सुप्रीम कमांडर होती हैं. हेड ऑफ द स्टेट होती हैं या होते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती हैं. तभी तो यहाँ पर लिखा है ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन हर और हिम. जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाएंगे वो इनके नाम पर ही लिए जाएंगे. हम यूएसएसआर के साथ कोई ट्रीटी, सॉरी रशिया के साथ कोई ट्रीटी साइन करें या यूएसए के साथ कोई ट्रीटी साइन करें, हमेशा किसके नाम से ही होंगे? वो प्रेसिडेंट के नाम से होंगी. ये फिगरेटिव हेड हैं. फिगरेटिव हेड हैं या नॉमिनल हेड हैं, नाम मात्र की हेड है, क्योंकि इनके पास बेटा जो पावर होती है वो उनको प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही एक्सरसाइज कर पाएंगी. ठीक है, इन्हें हमेशा अपने काम के लिए किससे सजेशंस लेने होते हैं? प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से. तो जो रियल हेड है हमारी कंट्री में वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं होता है. नो डाउट कि सारी ट्रीटी में नाम प्रेसिडेंट का ही होता है, पर वो ट्रीटी होंगी नहीं होंगी ये डिसाइड करने वाले प्राइम मिनिस्टर होते हैं. ये फिगरेटिव हेड है. रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है. ये ऑब्लिगेटरी पार्ट होता है प्रेसिडेंट का कि वो उन सारे एडवाइजर्स को माने, उन सारी एडवाइजर्स के ऊपर काम करे जो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ने या सॉरी प्राइम मिनिस्टर ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दी हैं. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास नॉमिनल पावर है. तो ये उसके जॉब प्रोफाइल का ही, ये उसका एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन होता है कि ही और शी हैज़ टू फॉलो द एडवाइजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज दीज आर द पीपल हु इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय हुम? जनरल पब्लिक, कॉमन मास. तो हमेशा प्रेसिडेंट काम तो बहुत सारे करेगा पर किसकी एडवाइस पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा. ठीक है, नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज 35 होनी चाहिए. लोकसभा के मेंबर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो क्वालिफ़िकेशन पूरे होने चाहिए. ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस या प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट लोकल गवर्नमेंट में ना हो, मतलब ना ही तो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, ना ही तो और कोई गवर्नमेंट पोजीशन को वो होल्ड करता हो. और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, he or she or he should not be a member of parliament or a state legislature. ना ही तो ये स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, ना ही तो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए. लोकसभा राज्यसभा का भी नहीं होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का भी नहीं होना चाहिए. फिर से क्वालिफिकेशन, वो इंडिया का सिटीजन हो, उसकी एज 35 ईयर हो. जितने भी क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर बनने के लिए चाहिए वो सारे उसके पास हों, और उसके पास कोई प्रॉफिट का ऑफिस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पोजीशन, स्टेट गवर्नमेंट की कोई पोजीशन, लोकल लेवल गवर्नमेंट की कोई पोजीशन इसके पास नहीं होनी चाहिए. और तो और ये पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, ना ही तो स्टेट लेजिस्लेचर का हो ना पार्लियामेंट का हो.
अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इलेक्शन का। किसके? प्रेसिडेंट के। जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसके लिए हम एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और उस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा से भी मेंबर होंगे, लोकसभा से भी मेंबर होंगे। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे वहाँ के भी मेंबर होंगे। दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट बाय कास्टिंग देयर वोट। ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे अपने वोट्स को दे करके। ठीक है। तो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके मेंबर होंगे, लोकसभा के मेंबर होंगे, राज्यसभा के मेंबर होंगे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। और ये सब मिल के इलेक्ट करेंगे किसको? हमारे प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या बनता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? एमपी, एमएलएस। ठीक है। टेन्योर 5 ईयर का टेन्योर होता है। इन्हें री इलेक्ट भी किया जा सकता है सेकेंड टाइम। ये अपने रिज़ाइन भी दे सकती हैं। ठीक है। ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस बाय एड्रेसिंग अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। ये वाइस प्रेसिडेंट को लेटर दे करके रिज़ाइन भी कर सकते हैं। जो रिमूवल होता है प्रेसिडेंट का, कई बार वो भी होता है, पर इसका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पीचमेंट। और इंडिया में आज तक ऐसा करने की ज़रूरत हमें पड़ी नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई ऊट पटांग प्रेसिडेंट चुन लिया जाए तो उसके लिए क्या हो? तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है इम्पीचमेंट। द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड कैन बी डन ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होता है जिसका नाम है इम्पीचमेंट। उसके थ्रू ही प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है। अगर बेटा हम इम्पीचमेंट की बात करें कि फाइनली इम्पीचमेंट होता कैसे है, तो जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का उसे इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू हम हटा सकते हैं। पर कोई बेस होना चाहिए कि क्यों आपको किसी प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से हटाना है। तो ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन की किसी फंडामेंटल नेचर का, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का अगर वायलेशन किया हो तो हम इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू उसे हटा सकते हैं। जो प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट की, वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में इनिशिएट की जा सकती है, भले लोकसभा में या राज्यसभा में। तो प्रोसेस क्या होता है? पहले एक रिजोल्यूशन होगा जिसको साइन करेंगे 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर। कितने? 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर, मतलब लगभग 25% लोग इसको साइन करें। ऑफ द हाउस इनिशिएटिंग द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। अगर वो लोकसभा में हो रहा होगा तो लोकसभा के 25% लोग उसको साइन करें, और अगर राज्यसभा के मेंबर इम्पीचमेंट के प्रोसेस को चाहते हैं तो वो साइन करेंगे एक ऐसा रेजोल्यूशन जिसको साइन किया हो किसने? 25% पीपल ने। फिर ये हाउस से पास होना चाहिए किससे? 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी की बात करें तो 66.66% करके कुछ आएगा। जैसे देखो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 करो। 2/3 मेजोरिटी को अगर मैं परसेंटेज में बदलना चाहूँ तो कितना होगा? 33.33 हो जाएगा। मतलब 66.66% जब लोग हाँ बोल देंगे, भले वो लोकसभा हो वहाँ की या राज्यसभा हो वहाँ के, उससे अगर पास हो गया तो ही वो आगे जाएगा। अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ होगा तो जब वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो राज्यसभा जाएगा। अगर राज्यसभा से इनिशिएट हुआ होगा तो लोकसभा जाएगा। इट इज़ सेंड टू अदर हाउस। अब ये अदर हाउस चला जाएगा। वो अदर हाउस डिपेंड होगा लोकसभा की राज्यसभा कि किस में वो इनिशिएट हुआ था। ठीक है। विच इन्वेस्टिगेट्स द चार्जेस। और फिर वो दूसरा जो हाउस होगा वो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। इफ द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस ऑल्सो passes अ रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी, जो हाउस इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा अगर वो भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगा कि जो चार्जेस हैं सही हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। फिर से मेरी बात सुनो। देखो, जैसे लोकसभा में ये हमें लगा कि भैया जो प्रेसिडेंट है वो किसी रूल को वायलेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो लोकसभा में 25% जो लोग थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन बनाया, उसको फिर पास करना पड़ा उन्होंने कितने से? 2/3 मेजोरिटी से। जब ये यहाँ से 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो अब ये जाएगा राज्यसभा। अब राज्यसभा में भी इसे 2/3 मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, पर राज्यसभा पहले इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, सही है नहीं है, और फिर उसके बाद अगर वो सही होती है तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। जो चार्जेस उनके अगेंस्ट में लगाए गए होंगे वो सही होंगे तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर राज्यसभा ने इनिशिएट किया होगा तो राज्यसभा से पास होके वो कहाँ जाएगा? लोकसभा। फिर लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगी, उसे पता चलेगा कि नहीं यार प्रेसिडेंट गलत है,
तो फिर तो प्रेसिडेंट गया। ये होती है पूरी इम्पीचमेंट की प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं नाउ यू नो में। जो प्रतिभा पाटिल थी वो फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। She was sworn in as 12th president of India on 25th July 2007। 25th July 2007 को प्रेसिडेंट बनी थी हमारी प्रतिभा पाटिल, जो कि पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, वुमेन है ना, वो मैंने गलती से वीमेन बोल दिया था, वुमेन। अब प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, बहुत सारी पावर होती है। तो एक 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 करके पढ़ते हैं हम, वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो जितने भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं। उससे इन्फॉर्म किया जाता है सारे डिसीजंस के रिगार्ड्स में, और वो या तो कैबिनेट कर दे या प्राइम मिनिस्टर कर दे। पर ऐसा नहीं होगा कि उसके नॉलेज में ही नहीं होगा कि उसके नाम पे क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो वेल इन्फॉर्म्ड होगा। जो प्रेसिडेंट होगा वो कॉल कर सकता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, प्रेसिडेंट उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है। डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिसीव्स द एम्बेसडर एंड डिप्लोमेटिक पर्सनल ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। फॉरेन कंट्रीज से जितने भी डिप्लोमेट्स आते हैं, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, उनको कौन ही अटेंड करता है, प्रेसिडेंट ही अटेंड करता है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं, और वो करते भी प्रेसिडेंट ही हैं, हाँ, डन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट में नाम भी प्रेसिडेंट का ही लिखा होता था, और प्रेसिडेंट ही उन्हें शपथ दिलवाएंगे, उन्हें अपॉइंट करेंगे। तो बेटा जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं वो किसके नाम पर होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, और वो प्रेसिडेंट ही करते भी हैं। ठीक हुई बात। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट। पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो वो किससे राय मशवरा लेंगे, मतलब किससे डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर ही अपनी लिस्ट दे देंगे कि भाई इन व्यक्ति को ये कैबिनेट देना है, डिफेंस मिनिस्टर इनको बना दो, फाइनेंस मिनिस्टर इनको बना दो, तो वो बताएंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर। चलो, अब प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। जितने भी स्टेट्स हैं उनके सारे गवर्नर को अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जो आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उसके चेयरमैन को भी कौन ही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम मैंने आप लोगों से पूछा है कि मुझे चाहिए इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के जजेस, इन्हें सबको अपॉइंट करने का काम किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स, ये सब अपॉइंट करेंगे कौन, हमारे प्रेसिडेंट। अब हमारे इंडिया से भी फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ डिप्लोमेटिक पर्सनल जाते हैं, एम्बेसडर जाते हैं, उन्हें भी अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट ही। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सेशन को एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट के आफ्टर द इलेक्शन। जब इलेक्शन कंप्लीट होते हैं तो पार्लियामेंट को एड्रेस प्रेसिडेंट ही करेंगे। इनके पास पावर होती है, ये कभी भी लोकसभा राज्यसभा को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ये लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, जॉइंट सेशन को समन कर सकते हैं। कई बार कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा आपस में बैठ के सुलझा नहीं पा रहे होते हैं, तो उसके लिए जॉइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलवा सकते हैं। इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन दैम, अगर किसी मैटर पे दोनों हाउसेस हाँ नहीं कर रहे हैं तो जॉइंट सेशन बुलाएंगे कौन, कोई बिल जो पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया है पर वो तब तक लॉ नहीं बन पाएगा जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने सिग्नेचर नहीं कर देते। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना वो कभी लॉ नहीं बनेगा, बिल ही रहेगा। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और प्रेसिडेंट को लगता है यार कि कोई लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है,
तो एक ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं जो लॉ की तरह ही काम करेगा, पर फिर विद इन 6 मंथ जैसे ही पार्लियामेंट बैठेगी, पार्लियामेंट को उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन करने पड़ेंगे, ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस विच हैव द इफेक्ट ऑफ लॉ, जो लॉ की तरह ही काम करते हैं। ये कब इशू कर सकते हैं प्रेसिडेंट? तब ही जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। जुडिशियल पावर्स की अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट होता है वो जो अपील होती है, जो मर्सी पटिशन्स होती है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, किसी को दी गई सज़ा को कम कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को जिसको सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया था कोर्ट के द्वारा, है ना, उसे माफ़ कर सकते हैं। सेंटेंस बाय कोर्ट विद इन इंडियन टेरिटरी, अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी भी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा या 14 साल 15 साल की सज़ा सुनाई होगी तो उसकी सज़ा को कब कर सकते हैं। मर्सी पिटिशंस किसी के फांसी की सज़ा को कम मना कर सकते हैं, है ना। ही और शी कैन इवन चेंज द डेथ सेंटेंस, तो मैंने बता ही दिया, वो डेथ सेंटेंसेस को भी चेंज कर सकते हैं, पर सिर्फ इंडिया के कोर्ट के द्वारा दी गई, है ना। अब आप सोचो कि नेपाल में फांसी नहीं लगेगी इंडिया के प्राइम प्रेसिडेंट के कहने पे, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम फाइनेंशियल पावर्स की बात करेंगे, तो जो बजट होता है वो प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, वो भी किसके नाम से ही होता है? प्रेजेंट प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता लोकसभा में विदाउट रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें हम, तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में वोट नहीं ला पाती, लोकसभा में मैंडेट जब नहीं मिलता, तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज़ करके किसी भी मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस से एज प्राइम मिनिस्टर। जब कोलेशन की गवर्नमेंट होती है तब भी प्रेसिडेंट की पावर्स देखने लायक होती है, मतलब तब प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इमरजेंसी पावर, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगे कि भैया जो सिक्योरिटी है कंट्री की वो अंडर थ्रेट है, कोई वॉर हो सकता है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, कोई आर्म्ड रिबेलियन हो सकता है, तो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। इंट्रोड्यूस नहीं, इम्पोज कर सकता है। फिर ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई स्टेट है वहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉपर काम नहीं कर रही है या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं हो पा रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लग जाएगा। इसे बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, या प्रेसिडेंट रूल। देन फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है अब हमारी कंट्री में, जो पैसा हमें चाहिए था वो हमारे पास नहीं है, वो अंडर थ्रेट है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। पर बेटा प्रेसिडेंट खुद से इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता, उसे पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, ठीक है। खुद से वो इमरजेंसी भी डिक्लेयर नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी 75 में, तो उन्होंने उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे वो थे फ़खरुद्दीन अली, वो फ़खरुद्दीन अली से उनके घर ही चली गई थी साइन करवाने, और फिर प्रेसिडेंटी वो इमरजेंसी लग गई थी। लगवानी प्राइम मिनिस्टर को थी, है ना, और प्राइम मिनिस्टर ने लगवा भी दी। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली। वो फ़खरुद्दीन के अली के घर गई पूरे पेपर वेपर्स लेके कि भैया अब हम इमरजेंसी लगाएंगे, आप बस साइन कर दो। प्रेसिडेंट क्या करते, बेचारे साइन कर दिया। इसका एक कार्टून भी बहुत बढ़िया अवेलेबल है नेट पे, तो देखना, अ कैरिकेचर ऑफ इंदिरा गांधी एंड फ़खरुद्दीन अली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो मिल जाएगा। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ तो वाइस प्रेसिडेंट भी हाईली प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है। जब प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं होता तो उसके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट सारे वो काम करता है जो प्रेसिडेंट के होते हैं। प्रेसिडेंट कई बार अब्रॉड गया होता है, तो उस टाइम में प्रेसिडेंट के काम इंडिया में कौन करेगा, तो वो करता है वाइस प्रेसिडेंट। और कई बार प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन दे चुके होते हैं, कभी उनकी डेथ हो चुकी होती है या वो अपनी पोजीशन से हट गए होते हैं या हटा दिए गए होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम में प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने लगते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया के सिटीज़न होने ज़रूरी है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगी वाइस प्रेसिडेंट की ही, और शी मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज 35 होनी चाहिए, और क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ऐसे इलेक्ट करने का काम करते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से इलेक्ट होते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के राज्यसभा के, वो मिलके चुनते हैं किसको? वाइस प्रेसिडेंट को।
टेन्योर वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का ही होता है। चाहे तो वो जल्दी रिज़ाइन भी कर सकता है, प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर उसे रिमूव भी किया जा सकता है। ही कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा अकेले से रेजोल्यूशन बना के, इसका इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस नहीं है, आसान प्रोसेस है, इन्हें रिमूव किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन जो राज्यसभा के मेजॉरिटी मेंबर पास कर दे एंड सपोर्टेड बाय लोकसभा। ठीक है, मेजॉरिटी की बात हुई है यहाँ पर, 66.66% की बात नहीं हुई, सिर्फ मेजॉरिटी मतलब 51% में भी आप हटा सकते हो किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। तो फिर से सुनो, ही और शी कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर एंड सपोर्टेड बाय लोकसभा। राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा उसे सपोर्ट कर दे तो इन्हें हटाया जा सकता है। फंक्शंस क्या होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। जैसे हमने लोकसभा के लिए देखा कि लोकसभा में चेयरपर्सन होता है, नहीं स्पीकर होता है। लोकसभा में कौन होता है बेटा, स्पीकर, जो लोकसभा की मीटिंग को प्रिसाइड करता है। वैसे ही राज्यसभा की मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए भी तो कोई ना कोई ऑफिसर चाहिए, तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। ठीक है, आप लोग जब जब भी खोलेंगे कि सभा प्रोसीडिंग तो आपको जगदीप धनखड़ दिख जाएंगे। तो जैसे ही आप कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वैसे ही आप राज्यसभा के चेयरपर्सन भी बन जाते हैं। लोकसभा में होता है स्पीकर, राज्यसभा में होता है चेयरपर्सन, चेयरमैन। ठीक है, और वो चेयरमैन कौन होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये वो सारे चार्जेस ले सकते हैं ऑफिस के, किसके, प्रेसिडेंट के, अगर सीट वेकेंट हो तो। इन सच सिचुएशन जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो डिस्चार्जेस करेगा सारे फंक्शन जो प्रेसिडेंट किया करता था, जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास होती है, ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं, ये रियल हेड होते हैं कंट्री के। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी कुछ काम होने वाला है, भले डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हो, होम अफेयर्स हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो, ये सब किसके अंदर ही काम कर रही होती है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही काम कर रही होती है। और जो खुद प्रेसिडेंट होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे पावर पॉलिटिकल फिगर है इंडिया में, द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल फिगर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट भी इनके कहने पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इनके कहने से ही चलते हैं। चलो, क्वालिफिकेशन क्या होगी प्राइम मिनिस्टर की, कि अ पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। इन केस वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं विदाउट बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर नहीं है, ना ही तो लोकसभा के मेंबर हैं, ना ही तो राज्यसभा के मेंबर हैं, फिर भी अगर हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर चुन लेते हैं तो उन्हें 6 मंथ में राज्यसभा या लोकसभा से इलेक्ट होना पड़ेगा, मतलब वो किसी ना किसी एक हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर का लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है। तो बेटा अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जिसने पहले इलेक्शंस नहीं लड़े थे और वो किसी भी हाउस का मेंबर है ही नहीं, तो आप उसको चुन तो सकते हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है विदिन 6 मंथ तो से या तो लोकसभा का मेंबर बना दो या राज्यसभा का मेंबर बना दो। अब लोकसभा का मेंबर बनना थोड़ा टेढ़े खीरे, क्योंकि उसके लिए जनरल इलेक्शन होने चाहिए, पर राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं। अपॉइंटमेंट, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलेंगी लोकसभा की वो सरकार बना लेगी, और जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा उसे प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा कि भाई आओ और सरकार बनाओ। देन ही और शी रिसीव्स द डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो फिर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर को सेलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट में। टेन्योर, 5 साल का टेन्योर होता है यूजुअली प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, कि वो 5 साल तक तो ऑफिस में रहेगा ही रहेगा। However, since the executive is a part of legislature, both PM and Council of Ministers remains in power only as long as the majority support of Parliament. Parliament और executive में देखो क्लोज रिलेशनशिप है, तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक ही पावर में रह सकते हैं जब तक उनके पास पार्लियामेंट का सपोर्ट हो। अगर पार्लियामेंट में ये प्रूव हो जाए कि भैया जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। फिर से मेरी बात सुनो, उसको फिर से पढ़ लेते हैं हम अगर समझ में नहीं आए तो।
जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं। क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, तो बोथ प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो तब तक ही पावर में रह पाएंगे जब तक इनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में मैक्सिमम मेजॉरिटी लीडर ये बोलने लगे कि भाई अब हमारा कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट के साथ, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के साथ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ नहीं है, तो सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा। द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर लीड्स टू ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर किसी चुने हुए नेता की, मतलब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का। नाउ फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो लिंक की तरह काम करते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं एग्जीक्यूटिव बन के भी और लेजिस्लेचर में पार्ट लेकर भी। एंड इम्पार्ट ड्यूटीज बोथ इन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। अब हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने में से ही मेंबर्स को निकाल के, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनमें से ही कुछ लोगों को चुन के अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना लेता है। देखो, जब एक पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट मिलता है, भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो जब ये आपस में काम कर रहे होते हैं सारे नेता, बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस, तो इनको पता होता है कि भैया हमारी पॉलिटिकल पार्टी में स्ट्रॉन्ग होल्ड किसका है, कौन अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है, कौन अच्छा रेलवे मिनिस्ट्री को डील कर सकता है, कौन एक्सटर्नल अफेयर्स को प्रॉपर्ली डील कर पाएगा। तो ये सब उस लीडर को पता होता है और वो उनमें से कुछ लोगों को चुन के अलग अलग पोर्टफोलियोज़ दे देता है। किसी को डिफेंस दे देता है, किसी को रेलवेज दे देता है, तो किसी को एक्सटर्नल अफेयर्स दे देता है, किसी को होम दे देता है, होम अफेयर्स दे देता है, तो किसी को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ दे देता है। ठीक है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट दे देता है। चलो, जो मिनिस्टर होते हैं वो फॉर्मली अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो, कौन, निर्मला सीतारमन को क्या मिलेगा, राजनाथ सिंह को क्या मिलेगा, ये तो डिसाइड कौन कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड कर दिया। पर फिर भी फॉर्मली उन्हें अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो अपनी पार्टी में से अच्छे अच्छे नेताओं को चुन के, जो लोकसभा के मेंबर भी हैं, क्या बना देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्लेस दे देता है, पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अभी मैंने निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी या का नाम इसलिए लिया या राजनाथ सिंह का नाम इसलिए लिया क्योंकि करंट में ये लोग पोजीशन में हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मिनिस्टर्स के बीच में। ये मीटिंग्स, जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उन्हें हेड करता है, लीड करता है और सुपरवाइज करता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। प्राइम मिनिस्टर्स रोल इन पार्लियामेंट, क्योंकि देखो ये लोकसभा का लीडर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंटरवीन कर सकता है पार्लियामेंट के डिस्कशंस में। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी कर सकता है लोकसभा को डिसॉल्व करने के। लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लिंक का काम करता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। जितने भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है प्रेसिडेंट तक कौन पहुंचाते हैं, हमारे पीएम। नाउ कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। हम डेप्यूटी मिनिस्टर्स से चालू करेंगे। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं उन्हें असिस्ट करने के लिए हमें कुछ मिनिस्टर्स चाहिए होते हैं। वो मिनिस्टर्स होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। देखो, अगर हम एक्सटर्नल अफेयर की बात करें या डिफेंस की बात करें तो एक बहुत बड़ा एरिया है, तो कई बार इनको असिस्ट करने के लिए कुछ मेंबर्स चाहिए होते हैं। वो मेंबर कौन होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ईदर इंडिपेंडेंटली इन चार्ज ऑफ द मिनिस्टर डिपार्टमेंट और दे असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। कई बार ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और कई बार ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट भी कर सकते हैं। अब हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे तो ये वो मिनिस्टर होते हैं जिनके पास डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट या तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इनको असिस्ट कर सकता है, या उसे कोई इंडिपेंडेंट चार्जेस भी दिए गए होते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर को या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को सर्व करेगा, हेल्प करेगा।
नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बेटा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो टीम की तरह काम करते हैं। देयरफॉर ऑल द मिनिस्टर आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो बेटा ये टीम है, और हारती है तो एक टीम, जीतती है तो एक टीम। ज़रा ध्यान इस बात पे ज़रूर देना। तो जो भी डिसीजंस ये लोग लेते हैं ये एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये पूरे लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे मिनिस्टर की, भले ही उन्होंने वो डिसीज़न लिया है या नहीं लिया है। जो भी उसके रेपरकशंस होंगे वो सबके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा में अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, और वो पास भी हो गया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग ये कह रहे हैं कि अब उनका कॉन्फिडेंस नहीं बचा है गवर्नमेंट में, तो भैया के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुनो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं, है ना। देयरफॉर ऑल द मिनिस्टर आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वो सारे के सारे जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। जितने भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है उसके लिए इन सब की जिम्मेदारी होती है, किसी एक की नहीं होती। इट स्टैंड्स एंड फॉल्स टुगेदर, साथ में आए थे और साथ में ही जाएंगे, खड़े भी साथ में थे और बैठेंगे भी साथ में ही। मतलब मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट बने भी थे और मेंबर्स नहीं भी रहेंगे तो साथ में ही होगा। इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड बाय द लोकसभा, अगर लोकसभा अगेंस्ट द गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर देती है तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई मेंबर ये नहीं बोल सकता अरे अरे ये लोगों को बुझा दो, मुझे तो नहीं बुझाओ, मैंने तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है बेटा। नाउ फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यूजुअली उनके जो काम होते हैं वो ये होते हैं कि सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लें वो, ये लोग बजट बनाते हैं, ये लॉ को पास कराते हैं लेजिस्लेचर में, और बाद में देखते हैं कि कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने का काम हो गया, बजट बनाने का काम हो गया, साथ ही साथ लॉ पास करा और ये देखो कि कंट्री प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। नाउ ब्यूरोक्रेसी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का उसके अंदर लार्ज ग्रुप ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं जिन्हें हम सिविल सर्वेंट कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का उसके अंदर बहुत सारे नंबर में परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट। ये हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स को अपनी पॉलिसीज़ को प्रॉपरली कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। टू हैंडल द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन के लिए हमें जो हमारे चुने हुए नेता होते हैं, इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, वो किसकी हेल्प लेते हैं, सिविल सर्वेंट्स की हेल्प लेते हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मेंबर नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ये जो ब्यूरोक्रेटिक होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होते हैं, ये सर्विस में रहेंगे, भले ही गवर्नमेंट आए गवर्नमेंट जाए गवर्नमेंट रहे। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो भी जितने IAS ऑफिसर हैं, जितने IPS ऑफिसर हैं, जितने IRS ऑफिसर हैं, आने वाले सालों में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो भी वो ऑफिसर्स वही रहेंगे, क्योंकि ये UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके IAS बने हैं, IPS बने हैं, IFS बने हैं, फॉरेन सर्विसेज और IRS बने हैं, रेवेन्यू सर्विसेज। तो बेटा ये व्यक्ति हमेशा पोजीशन में रहेंगे, भले सरकार आए जाए चले रुके, पर इनका काम ये होता है कि जो भी सरकार काम कर रही है उसको हेल्प करना। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं होते, ये तब तक सर्विसेज में रहेंगे जब तक इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट नहीं हो जाती, भले ही सरकार रहे या ना रहे। ये अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे इन्हें जॉब्स मिलती हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन ये देते हैं, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं सिविल सर्विसेज की, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, पुलिस सर्विसेज PS, फॉरेन सर्विसेज FS एंड IRS रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.